पहले तो सारी जीपीए की टीम, मीडिया बंधुओं के लिए एक बार जोर से ताली बजा दें। इस पूरी लड़ाई में प्रशासन, शासन, सरकार कुछ नहीं सुन रही, लेकिन आप सब मीडिया के लोगों ने इतना जबरदस्त साथ दिया और शायद आपकी वजह से ही ये अभिभावकों का मुद्दा अभी तक है। नहीं तो सरकार की कोशिश ये थी कि 2 दिन के अंदर ही इसको डंप करके फेंक दिया जाए। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से सैल्यूट कि आप लोग अभिभावकों का साथ दे रहे हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक गाजियाबाद में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या सरकार के निशानदेही पर शासन प्रशासन द्वारा की गई। हम यहाँ गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप सबने देखा कि 2 तारीख को गाजियाबाद की 3 महिलाएं डीएम ऑफिस के बाहर, जहां से हमारे माननीय राज्य मंत्री जी का घर 100 मीटर भी दूर नहीं है, भूख हड़ताल पर अनिश्चित काल के लिए बैठी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सत्ताधारी सरकार, सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा उन महिलाओं के पास शक्ल दिखाने तक नहीं आया। जो लोग इस बात का दावा करते हैं पूरी मीडिया पर, पूरे भाषणों में, मन की बात में कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पूरे 8 दिन तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा। काम होना ना होना एक अलग बात है, ठीक है, हमें पता है कि आप लोगों की सरकार में नहीं सुनी जाती। ये अब पूरे गाजियाबाद को क्या, पूरे एनसीआर को पता लग गया है कि एनसीआर से जितने भी विधायक, जितने भी सांसद, जितने भी राज्य मंत्री यूपी सरकार में हैं, शायद उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए वो पेरेंट्स के सामने अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आए। लेकिन मुझे यहाँ से आज ये कहना है कि कम से कम मानवता के नाते, कम से कम अपनी शहर की जनता के नाते, कम से कम अपनी शहर की बेटियों के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी एक बार तो मंच पर आते, एक बार तो कहते कि बहनों आप लोग उठ जाओ, आपकी आवाज हम लखनऊ में उठाएंगे। सारी जनता जानती है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, लखनऊ में कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। लेकिन क्या आप इंसानियत भूल गए? क्या आप आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या आपको वोट नहीं चाहिए, या महिलाओं की वोट के बगैर आपकी सरकार बन जाएगी? मैं फिर से अपील करती हूँ आप सबके माध्यम से, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी का, हमारे सांसद वीके सिंह जी का, अनिल अग्रवाल जी का, सुनील शर्मा जी का, अजीत भाई साहब का, प्यारे नंद किशोर भाई साहब का, कि क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि आपके शहर की 3 महिलाएं भूख हड़ताल पर 8 दिन तक बैठी रही, हॉस्पिटल तक चली गई, लेकिन आपकी इंसानियत नहीं जगी। आप कुछ नहीं कर सकते, हमने मान लिया आपके ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान रोज रोज किसी ना किसी माध्यम से सामने आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं निजी स्कूलों का अहित नहीं होने देंगे, कभी वो कहते हैं कि सक्षम अभिभावक फीस दे दें, कभी वो कहते हैं कि मैं आपकी सुनने नहीं आया चैनल पे, एंकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कहते हैं मैं डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो हिटलर हूँ और हिटलर की तरह आपको आदेश देने आया हूँ। तो जब शिक्षा मंत्री ही ऐसे बयान दे रहे हैं तो हम सब समझ सकते हैं, सारी जनता जानती है कि आपकी क्या सुनवाई होगी। लेकिन हम लोग आपके बीच के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं। हमारी ही वजह से आप राज्य मंत्री के पदवी तक पहुंचे हैं, हमारी ही वजह से आप सांसद तक पहुंचे हैं। या सिर्फ आपको लगता है कि मोदी जी की और योगी जी की कृपा से आपको ये पद मिला है, कि आप उन्हीं की कृपा के बल पर बने हैं और आगे भी उन्हीं की कृपा चलती रहेगी? आप गाजियाबाद के लोगों की नहीं सुनेंगे। कम से कम आपकी बात शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे थे, आप आते तो सही, धरना स्थल पर पहुंचते, लोगों को सांत्वना देते, लोगों को उठाते, कहते हम आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। जैसे 2018 में बिल बनाते वक्त आप लोगों ने साथ दिया था। अब अफसोस है कि इस वक्त आप कहां चले गए? ऐसा कौन सा प्रेशर आप मान रहे हैं इन निजी पूंजीपति स्कूल मालिकों का कि आप अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं? पूरे गाजियाबाद की जनता आपकी तरफ देख रही है। मेन परेशानी ये है कि आप लोग ये कह के पीछा छुड़ा देंगे, किसी भी सरकारी अधिकारी के पास जाएं तो वो ये कह देते हैं मत पढ़ाइए प्राइवेट स्कूलों में। क्यों पढ़ा रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। तो क्या कोई ये पता करने की कोशिश करेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कितने सरकारी स्कूल, चाहे उसको 70 साल का रोना रो लीजिए, चाहे पिछले 7 साल का रोना रो लीजिए,
कि कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हों, जिसमें हम मध्यम वर्गीय परिवार के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्विच ओवर करा सकें। क्योंकि ये बड़े बड़े स्कूल तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको पेरेंट्स की फीस माफ नहीं करनी। आप देखिए कि इस टाइम कोरोना में अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो शमशान घाट पर जा रहा है, तो शमशान घाट पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी रियायत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चलो सस्ते में लकड़ी ले लो, सस्ते में ये सब ले लो, सस्ते में कर देंगे। लेकिन ये स्कूल मालिक, जिनको स्कूल कहते हुए अब दर्द हो रहा है अंदर से, ये जरा सी भी रियायत किसी को देने को तैयार नहीं। 9 सितंबर का जो दिन था उसमें गाजियाबाद में जो हुआ, जो बॉम्बे में हुआ, उसको तो सबने हाईलाइट किया कि कंगना रनौत जी का घर तोड़ दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हुई। लेकिन जो गाजियाबाद में लोकतंत्र की हत्या हुई उसको किसी ने नहीं देखा। 8 दिन से लोग बैठे थे भूख हड़ताल पर और 9 तारीख को या 8 की रात को पता नहीं कौन सा एक आदेश स्पेशल डीएम साहब के पास आता है और उनको क्या कहा जाता है कि सुबह ही सुबह उन्होंने पुलिस वालों की फौज भेज दी धरना स्थल पर और कहा गया कि कोरोना काल है, कोरोना हो गया इन लोगों को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सुबह 8 बजे उस धरना स्थल पर आप में से भी कोई ना कोई मीडिया भाई जरूर होगा, 15 लोग वहां मौजूद थे। उन 15 में से प्रशासन को स्पेशल 4 को टारगेट करके पता लगा कि इन्हें कोरोना के लिए उठा लो, जिसमें एक विवेक त्यागी जी जीपीए के मीडिया प्रभारी, एक साधना सिंह जीपीए की कोषाध्यक्ष, एक अनिल सिंह जीपीए के सचिव और एक मनोज शर्मा जीपीए के सदस्य। बाकी 15 लोगों को नहीं लेकर गए प्रशासन वाले, क्योंकि उनको शायद पहले से भगवान के ऊपर से आ गया था, या शायद शिक्षा मंत्री ने कह दिया हो कि इन्हीं 4 लोगों को कोरोना है, इनको उठा लो। इन्हीं से जिस दिन धरना शुरू हुआ उस दिन फैलाया गया प्रशासन की तरफ से कि हमारे सीईओ जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिस दिन धरने की शुरुआत हुई उन्होंने फोन पर कि कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब अगर कोई प्रशासन का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? गाजियाबाद का डीएम ऑफिस सील होना चाहिए था, गाजियाबाद का एसपी ऑफिस होता, एसएसपी ऑफिस होता, सारे पुलिस वाले भाई क्वारंटीन होते। लेकिन नहीं, अगले दिन उनका ट्रांसफर नोएडा कर दिया गया और कोरोना पॉजिटिव होते हुए उन्होंने नोएडा में ज्वाइनिंग भी कर ली और उनकी लगातार वर्किंग चलती रही। धरना कंटिन्यू हुआ। जब धरना हटाना था फिर से कहा गया कि सीओ सेकंड पॉजिटिव हो गए। अब सीओ सेकंड पॉजिटिव विवेक त्यागी जी से, अनिल सिंह जी से, साधना जी से और मनोज शर्मा से हुए, जबकि सीओ सेकंड ना तो धरना स्थल पर कोई ज्ञापन लेने आए उस दिन और ना ही कोई ज्ञापन जीपीए की तरफ से उस दिन दिया गया। ये बात मैं स्पेशली आपको बताना चाह रही हूँ कि 7-8 तारीख को कोई भी ज्ञापन जीपीए की तरफ से नहीं दिया गया और ना ही सीओ सेकंड ज्ञापन लेने आए और ना ही इन 4 लोगों से मिले। तो और अगर सीओ सेकंड पॉजिटिव हो भी गए तो फिर से वही बात, सीओ सेकंड कहाँ गए होंगे? डीएम ऑफिस गए होंगे, एसएसपी ऑफिस गए होंगे, एसपी ऑफिस गए होंगे, पुलिस वालों के कांटेक्ट में आए होंगे, एलआईयू वालों के उनको किसी को क्वारंटाइन नहीं किया, उनको किसी को नहीं कहा कि तुम क्वारंटीन हो जाओ। जीपीए के 4 लोगों को धरना स्थल से उठाया गया और कितने बढ़िया तरीके से उठाया गया। जो यूपी सरकार ये कह रही है हमने कोरोना को कितने बढ़िया तरीके से हम हरा रहे हैं। 4 लोगों को लेने आते हैं विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी नर्स, विदाउट एनी पीपीई किट। सारी वीडियो आप लोगों ने देखी है, आपको प्रोवाइड करा देंगे। ना तो कोई डॉक्टर उस टीम में, ना कोई नर्स, ना कोई पीपीई किट। जो क्रिकेट वाले हेलमेट हैं वो क्रिकेट वाले हेलमेट लगाए पुलिस वाले, नगर निगम वाले आते हैं धरना स्थल पर और हाथ पकड़ के एक ही गाड़ी में 4 लोगों को ठूसकर विदाउट एनी एम्बुलेंस। अगर किसी कोरोना केस को लेने जा रहे हैं तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, कोई आपके पास डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई पीपीई किट नहीं है और आप पुलिस वाले और नगर निगम वाले आते हैं, 4 लोगों को पुलिस की एक गाड़ी में ठूस कर ले जाते हैं और सबसे पहला काम करते हैं उन 4 लोगों का मोबाइल जब्त करने का। जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन ये है कि जो कोरोना पेशेंट है उसके पास अगर फोन नहीं है तो प्रशासन उसको फोन अवेलेबल कराए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेलेपन की वजह से उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, कुछ और ज्यादा दिक्कत हो जाए। लेकिन हमारे 4 लोगों को बैठाते ही उनके फोन जब्त कर लिए गए और सुबह 8 बजे इन 4 लोगों को उठाकर उसके बाद बाकी कुछ नहीं। अब एक चीज और यहाँ पर आती है कि जब यूपी में दंगा होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश पास करते हैं कि दंगा जो पब्लिक करेगी उस पब्लिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो पैसा निकाला जाएगा, उनसे लिया जाएगा, वो पैसा वो देंगे।
कोर्ट में भी इसको डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब हम यहाँ ये पूछना चाहते हैं कि धरना स्थल पर जो गाजियाबाद की पब्लिक ने चंदा इकट्ठा करके जो टेंट लगवाया था, जो वहाँ इंतजाम किया था कोरोना के लिए, जो मास्क, जो सैनिटाइजर की बोतल, जो सब वहाँ इंतजाम किया गया था, एक साउंड सिस्टम था जो उसी दिन खरीदा था चंदा इकट्ठा करके, उस सबको नगर निगम के लोगों ने और गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन ने किसकी शह पर बर्बाद किया और उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? वो बेचारा टेंट वाला भी आता होगा, उसके 20,000 के टेंट को ऐसे फाड़ दिया नगर निगम के लोगों ने कि वो टेंट कहीं लगाने लायक नहीं बचा। जो वहाँ वो साउंड सिस्टम जो रखा हुआ था वो पहले दिन ही खरीदा गया था, उस साउंड सिस्टम का आज तक नहीं पता लगा। नगर निगम के ऑफिस चक्कर लगा चुके हैं, एडीएम से भी 50 बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं पता। आप लोगों ने देखा वहाँ जनता की तरफ से लोग पानी की बोतलें, सैनिटाइजर की बोतल, जूस की बोतल आने वाली पब्लिक के लिए लेकर आ रहे थे, वो सब पुलिस वालों ने कहाँ फेंक दी, कहाँ ले गए, उसका कुछ पता नहीं लगा। स्कूलों के पेरेंट्स ने 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके अपने बैनर बनाए थे, वो बैनर सब प्रशासन द्वारा फाड़ दिए गए जैसे ये सब लोग आतंकवादी थे। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई का ऑर्डर क्या मुख्यमंत्री जी देंगे कि जनता की जिस प्रॉपर्टी का आपने सत्यानाश किया है वो सारी प्रॉपर्टी गाजियाबाद के नगर निगम के अधिकारियों की सैलरी से वापस कराई जाए? क्या हमारी मेयर इस बात को कह पाएंगी? इतनी हिम्मत है मेयर में? धरना स्थल पर आने की हिम्मत नहीं थी आशा बहन जी में, लेकिन क्या इतनी हिम्मत है कि उन नगर निगम के कर्मचारियों की क्लास लगा के ये पूछ सके कि आप किस लिए वहां गए थे बिना पीपीई किट के, और आप वहां जो सत्यानाश करके आए हैं, जिन गरीब लोगों का टेंट फाड़ के आए हैं, उसकी भरपाई आपकी तनख्वाह से की जाएगी? तो मैं आज आपके माध्यम से यह अपील गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों से करती हूँ कि जल्द से जल्द उस पैसे की भरपाई की जाए। उसके बाद आप आगे चलिए। ये लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं गाजियाबाद में क्या हुआ, मेन मुद्दा बाद में डिस्कस करेंगे। क्या हमारे संविधान में कहीं लिखा है कि शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करना एक अपराध है? कहीं लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण कैंडल मार्च नहीं कर सकते लोग? अगर ऐसा होता तो शायद निर्भया को अभी तक न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि निर्भया के न्याय के पीछे दिल्ली की जनता का कैंडल मार्च ही है सड़कों पर। तो नेहरू वर्ल्ड स्कूल के सामने नेहरू वर्ल्ड के पेरेंट्स शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करने के लिए इकट्ठे हुए, और मजे की बात देखिए कि जो पुलिस वारदात होने के बाद पहुंचती है, कैंडल मार्च इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, इतना बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था शास्त्री नगर नेहरू वर्ल्ड स्कूल पर, कि पुलिस 2 घंटे पहले वहां पहुंच चुकी थी, शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज अपने पूरे दल बल के साथ। और वो कहां विराजमान थे? जो स्कूल की कुर्सियां थी जिन पर स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में बैठते हैं, वो कुर्सियां स्कूल ने बाकायदा पुलिस वालों को प्रोवाइड करा रखी थी 2 घंटे पहले बैठने के लिए। और वहां पेरेंट्स के पहुंचते ही उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू किया। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तुम्हारा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, वीडियो बनाओ, दीवान जी फोर्स बुलाओ, दीवान जी इनको उठाओ, जो पुलिस वालों की भाषा होती है। मुझे समझ नहीं आता कि प्रशासन की भाषा अभिभावकों के सामने तो दुगने जोश से निकलती है, लेकिन इन स्कूल मालिकों के सामने क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? जो स्कूल लगातार बच्चों के ऑनलाइन क्लास से बंद कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, पेरेंट्स को धमका रहे हैं, लड़कियों की ऑनलाइन क्लास बंद हो रही है, एक भी अधिकारी की गाड़ी आज तक किसी स्कूल से ये पूछने नहीं गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद करने की, जबकि आदेश सख्त है प्रमुख सचिव का कि ऑनलाइन क्लास बंद नहीं की जाएगी। और वहां किसी ने कैंडल मार्च नहीं किया, चुपचाप शांति से सबने मोमबत्ती जलाई। उसके बाद पता नहीं कौन से आका का फोन आया चौकी इंचार्ज को, एसओ को, कि तुरंत 10-12 गाड़ियों में भर के वो लोग सचिव अनिल जी के घर पहुंच गए। अनिल जी घर पर नहीं थे। ये कौन सा कानून है कि रात को 8:30 बजे बिना महिला पुलिस के आप किसी के घर में घुस जाएं, जबकि वहां ना उनके पति है, ना कोई भाई है, ना पिता है, कोई नहीं है। उसके बाद आप वहां घर में घुस गए और घर में घुसकर आपने बदतमीजी की, आपने महिला को धमकाया, आपने उनके 11 साल के बच्चे को धमकाया। बच्चे ने कहा पापा अंकल आप मम्मी का फोन दे जाओ, तो उनके शब्द बच्चे को ये कहते रहते अपने बाप को लेके आ जाना थाने, तब मिलेगा फोन। बच्चे ने पलट के कहा कि अंकल आप पापा भी तो कह सकते हैं, बाप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं था। तो बच्चों को कौन से संस्कार हमारी गाजियाबाद की पुलिस दे रही है? आप रात को 8:30 बजे पहुंच जाते हैं और महिला को धमका के आते हैं, बच्चे को धमका के आते हैं,
और कौन से डीएम ने आपको ऑर्डर दिया था? क्या शिक्षा मंत्री का ऑर्डर था, मुख्यमंत्री का ऑर्डर था कि आप बिना किसी लिखित ऑर्डर अपने हाथ में लिए आप उनके घर से उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंस उठा लाए? कौन सा ऑर्डर था ये? क्या उस अधिकारी से किसी ने पूछा? आज तक उस अधिकारी से ये पूछताछ हुई? जबकि हम सब जानते हैं कि लाइसेंसी हथियार को उठाने के लिए आपके पास डीएम के लिखित में आदेश होने चाहिए। कोई आदेश आपके पास नहीं था। आपने किसके आदेश के तहत आपने वहां से लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई, लाइसेंस उठाया और उसके बाद आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं? आप उस महिला के ऊपर, जो महिला कभी अपने घर से नीचे नहीं उतरी, जो महिला कभी एसोसिएशन के साथ नहीं कहीं दिखाई दी, उसके ऊपर आप ऐसे अपशब्द कहकर आपने एफआईआर दर्ज की है। इतनी संगीन धाराओं में आप लगा रहे हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं है उस अधिकारी को। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई एक शब्द नहीं पूछा। वैसे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी तुरंत आके बयान देते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो किस तरीके से ये सरकार पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को अपने लिए मिसयूज कर रही है और जनता के खिलाफ भड़का रही है। ये लोकतंत्र की हत्या आज आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप इसको पुरजोर तरीके से रखें कि क्या बिना डीएम के आदेश के कोई चौकी इंचार्ज रात को 8:30 बजे बिना महिला पुलिस के किसी के घर जाकर उनके पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंस जब्त कर सकता है क्या? क्या कार्रवाई की गई उनके ऊपर? और आज तक ना तो वो मुकदमा वापस हुआ और ना लाइसेंस और रिवॉल्वर वापस हुए। अभी तक नहीं मिले हैं वो, अभी तक हैंडओवर नहीं किए गए हैं, अभी तक ना वो मुकदमा। आप एक चीज ये बताइए, बाई चांस जैसे गंदे शब्द लिख के उन्होंने चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दायर किया है, अगर महिला आयोग में वो महिला मुकदमा दायर कर दे तो कहाँ जाएंगे चौकी इंचार्ज? कहाँ बचाएंगे अपनी नौकरी? कौन उनकी मदद करेगा? वो स्कूल वाले जो उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठा रहे थे, या वो शिक्षा मंत्री जो ये कहते हैं कि निजी स्कूलों का अहित नहीं होने देंगे? लेकिन गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन पहले भी कहती रही है, अब भी कह रही है कि कोई भी गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का अभिभावक, गाजियाबाद का एक भी अभिभावक प्रशासन के विरोध में नहीं है। चाहे वो चौकी इंचार्ज हो जो हमें गालियां देकर निकल जाते हैं, डंडा पटक के निकल जाते हैं, और चाहे हमारे डीएम साहब हो कि उनसे बात करने की महिलाएं कोशिश करती हैं और वो उस सरकारी गाड़ी में, जो गाड़ी उन्हें हमारे ही टैक्स के पैसे से मिली हुई है, उसमें बैठकर गेट पटक कर वो निकल के चले जाते हैं। आज तक एक भी शब्द गाजियाबाद के डीएम महोदय के मुंह से किसी ने नहीं सुना इस मुद्दे पर। मैं आज अपील करती हूं कि डीएम साहब कम से कम अपनी पोस्ट की वक़्त रख लीजिए, नेताओं के कहे में मत चलिए। आप आईएएस अधिकारी हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं देश के, बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल है। कम से कम इस मुद्दे पर कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए। कानपुर के डीएम ने, वहां भूख हड़ताल चली, कानपुर के डीएम धरना स्थल पहुंचे, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम 50% फीस का प्रपोजल बना के भेजते हैं। हमारे डीएम तो वो भी नहीं कर पाए। क्यों ऐसे नाकारा लोगों की पोस्टिंग गाजियाबाद में दी जाती है कि जो अपनी कर्तव्य क्षेत्र में आती हुई चीजों पर भी चुप लगाकर बैठ जाते हैं? एक चीज बताइए, डीएफआरसी बनाई राज्य सरकार ने, और राज्य सरकार ने जो बिल बनाया 2018 फी रेगुलेटरी अधिनियम, उस अधिनियम के अंदर डीएफआरसी को सिविल कोर्ट की पावर दी गई है और डीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं। तो क्या अध्यक्ष के पास कोई ताकत नहीं है? और डीएफआरसी का मेन काम है डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी। उसके नाम से ही जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं उनकी फीस को निर्धारित करने वाली कमेटी, और उस कमेटी के अध्यक्ष है डीएम साहब। और डीएम साहब कहते हैं मेरे तो हाथ में कुछ है ही नहीं। तो फिर आप उसके अध्यक्ष क्यों हैं जी? डीआईएस साहब उसके सचिव हैं, वो कहते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जी। तो फिर आप सचिव क्यों हैं? तो क्या कागजों पर ही बहेगी प्रगति की धारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे अध्यक्ष का, ऐसे सचिव का क्या करें कि जो अपनी कमेटी में एक भी डिसीजन नहीं लेना चाहते। जब से डीएम साहब आए हैं तब से एक भी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई। क्यों? ऐसा कौन सा दबाव है जिसके अंदर आप इन पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं? एक सीधी सी मोटी सी डिमांड, हम नहीं कहते कि नो स्कूल नो फीस, हम नहीं कह रहे नो स्कूल नो फीस। हमें जैसी हमारी सरकार जुमलेबाजी हो रही है ऐसा हमें जुमलेबाजी जनता नहीं बनानी। हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिमांड ये कर रहे थे
कि मार्च से लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। एक हफ्ते बाद ही प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील कर दी, अब हो गया सब, जिसकी जो भी दुकानें थी सब तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा। और उस पीरियड की कम से कम आप फीस माफ करवा देते इन प्राइवेट स्कूलों से, तो क्या ये एक नाजायज मांग थी? जो इसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि हजारों केस भी हम सहेंगे, भूखे भी मरेंगे, अपनी जान दांव पर भी लगाएंगे, पुलिस वालों की भी बदतमीजी सहेंगे, सड़क पे पड़ी रहेंगी संभ्रांत परिवारों की महिलाएं, और कोई उनके पूछने वाला नहीं होगा कि क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। और उसके बाद उन पे कोरोना बम फोड़ने की कोशिश की जाएगी। और भगवान का करम देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप सही चीज कोई लेकर चलते हैं तो भगवान उसमें साथ देता है। उस 8 दिन के दौरान आप सब लोग गवाह हैं कि हजारों व्यक्ति उस धरना स्थल पर आए, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं निकला। कुछ मीडिया चैनल ने एडीएम के कहने से पहले से ही न्यूज चला दी कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जीपीए के 4 लोगों को उठाया गया। रात को 10:30 बजे रिपोर्ट जारी हुई, पता चला कि एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं था। क्या डीएम ने, एडीएम ने या किसी ने उसका खंडन किया? क्या एक बार माफी मांगी कि हम लोगों ने आपको गलती से उठा लिया? और सुबह 8 बजे उठाकर ले गए। साधना जी उसमें थी, साधना जी भूख हड़ताल पर बैठी थी, तबियत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया। पुलिस वाले उठा के ले गए। साधना जी शुगर की पेशेंट हैं और रात के 10 बजे तक साधना जी के पति को यह पता नहीं लगा कि साधना जी को कहाँ रखा गया। कभी उन्होंने कहा पुलिस लाइन, कभी उन्होंने कहा सिविल हॉस्पिटल, कभी कहा कहीं, कभी कहा कहीं, लेकिन रात के 10 बजे तक वो इनकी शुगर की दवाई लिए घूमते रहे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि साधना जी को क्या कहाँ रखा गया। ये है हमारी कानून व्यवस्था, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना तो साथ, ना विकास, और विश्वास की तो होली जला दी गई। विश्वास तो है ही नहीं कहीं। आप महिलाओं को उठा रहे हैं और आप ये नहीं बता रहे उनके घर वालों को कि उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ उनसे मिल सकते हैं, उनके बच्चों को नहीं पता। रात को 9 बजे जब मीडिया ग्रुप में हमारे द्वारा डाला गया कि भाई हमें पता ही नहीं लग रहा साधना जी कहाँ है, साधना जी ने किसी से फोन से वहां से पता कराया, तो तब वहां 2 पुलिस की महिलाएं भेजी गई हैं। रात के 10 बजे तक आप किसी को अघोषित कस्टडी में रखे हुए हैं अपने, और उनके घर वालों में से किसी को नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पति को वो ले गए हैं और मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, ना मुझे पता कि मेरे पति कहाँ है, ना मेरे पति को पता है कि मैं कहाँ हूँ, और कुछ नहीं बताएंगे आप। ये आपका प्रशासन है, यही आपका सबका साथ, सबका विकास, और यही आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसको अगर महिला विरोधी मैं कहूं तो क्या ये गलत है कहना? क्योंकि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दर्द होता है ये कहते हुए, क्योंकि आप लोगों के घर में ना तो महिलाएं हैं ना बच्चे हैं, तो आपको ना तो महिलाओं का दर्द महसूस हो रहा है ना बच्चों का दर्द महसूस हो रहा है। आपने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये। अरे भैया, ये तो पिछले सालों में भरी पड़ी है कमेटियां और पॉलिसीज, पहले जो बने हुए हैं उनको तो अप्लाई कर लो। आपने मंत्रालय का नाम बदल दिया शिक्षा विभाग। शिक्षा के लिए क्या किया उसमें? क्या प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगाई? एक छोटी सी चीज कि सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहा है बच्चों से। सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन की फीस देनी शुरू कर दी है, 9th की अलग, 10th की अलग, 11th की अलग, 12th की अलग। चलिए आप ये कह के छोड़ देते हैं कि एजुकेशन राज्य सरकार का मुद्दा है, सीबीएसई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आपने इतना करोड़ों का पैकेज सारी चीजों में घोषित किया, आप रोज रोज टीवी पर आकर करते हैं। आज भी 1:30 बजे आप टीवी पर बैठे हैं, फिट इंडिया के गुरुओं से बात करेंगे। आप पता नहीं किस किस से बात करते रहते हैं, अभिभावकों से क्यों नहीं करते? मैं खुले मन से आपको कह रही हूँ, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और गाजियाबाद क्या पूरे प्रदेश के अभिभावक ये चाहते हैं कि मोदी जी एक मन की बात अभिभावकों से करें। और अगर आप में दम है और आप देश की महिलाओं के प्रति, देश के बच्चों के प्रति जागरूक हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि जैसे ही ये चीज मीडिया पे हो, मेरे पास मैसेज आए कि मोदी जी आज अभिभावकों के मन की बात अभिभावकों से करेंगे। आप फिट रख लेंगे। फिट कैसे रखेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है देने को, मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है, मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है, स्कूल अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं कि जब तक 6 महीने की फीस नहीं दोगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्या केंद्र सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि सीबीएसई को ये गाइडलाइन दे दे कि इस बार किसी से रजिस्ट्रेशन फीस ना ली जाए? कहां से देंगे पेरेंट्स? हर महीने की फीस भी दे रहे हैं बिना स्कूल खुले। कितने मतलब आश्चर्य की बात है, कितनी छोटी सी बात है। एक लॉजिक एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आ रहा है
कि जब मैं दुकान पर गई ही नहीं कुछ देने तो दुकानदार मेरे पास बिल क्यों भेजेगा? जब मेरा बच्चा स्कूल गया ही नहीं तो मैं स्कूल की फीस क्यों दूं? किस वजह से दूं? किस लिए दूं? क्या मेरा स्कूल है, मैंने बनाया है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार देश के बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती और बुजुर्गों को दवाई नहीं दे सकती तो बाकी सारे वायदे खोखले हैं। कोई जरूरत नहीं है भारत की जनता को भी बुलेट ट्रेन की, कोई जरूरत नहीं है स्पीड ट्रेन की भारत की जनता को, कोई जरूरत नहीं है भारत की जनता को ऐसे हवाई जहाज की जिसमें ट्रंप बैठते हैं। आप क्यों मंगा रहे हैं अपने लिए जब देश में पैसा नहीं है? तो देश की जनता को जरूरत है शिक्षा की और दवाई की, और दोनों ही फ्रंट पर आप फेल रहे हैं। चाहे 70 साल का रोना रो लीजिए और चाहे पिछले 10 साल का ले लीजिए, और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार गिरने में देर नहीं लगती। जिस जनता ने 70 साल की सरकार को सड़क पर ला दिया, 10 साल की क्या चीज है उसके लिए? आप क्यों नहीं शिक्षा पर ध्यान दे रहे? सीबीएसई बोर्ड आपने बना रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, किसी भी संस्था को सेंट्रल होने का दर्जा कब मिलता है? मेरी छोटी सी बुद्धि ये कहती है शायद 75% एरिया कवर होता है तो उसको हम सेंट्रली डिक्लेयर कर देते हैं। क्या मुझे बताएंगे कि पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में सीबीएसई से एफिलिएटेड कितने सरकारी स्कूल हैं जिसमें हम आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें? सेंट्रल स्कूल के नाम पे 3 स्कूल हैं सिर्फ, उनमें किसके एडमिशन हो जाएंगे? आप क्यों नहीं कोशिश करते कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड आप स्कूल खुलवा सके? मैंने यहाँ के डीआईएस सर से एक दिन बात की थी, उनको मैंने बोला था कि स्कूल वाले टीचर्स को निकाल रहे हैं और हम बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं तो स्कूल वाले हमारे बच्चों को निकाल रहे हैं, और लेके पार्षद से और राष्ट्रपति भवन तक बीजेपी की सरकार है। क्या इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जा सकता, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती कि जो आपके यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूल हैं उनके 2-4 कमरे आप लेकर और सीबीएसई का टेम्परेरी अफिलिएशन लेकर जब तक ये कोरोना रहता है वहां आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की क्लास लगवाइए, तो उन बच्चों को भी पढ़ाई मिलेगी, और जो डीपीएस जैसे स्कूल टीचर्स को बाहर निकाल रहे हैं उन टीचर्स को वहां रखिए। मैं आज की तारीख में इस लायक नहीं हूं कि डीपीएस की 18,000 फीस दे सकूं, लेकिन जब वो बच्चे सरकारी स्कूल में आएंगे और वो टीचर पढ़ाएंगे तो मैं 5,000 तो दे पाऊंगी ना, तो उन टीचर्स की सैलरी में निकल जाती। लेकिन पता नहीं कि प्लानिंग कहाँ बनती है, कौन प्लानिंग बनाता है, कैसे बनाता है। फिल्म सिटी बना रहे हैं, फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में, फिल्म सिटी बननी जरूरी है। जिस फिल्म सिटी के लोग 1,000 स्क्वायर फीट, 1,000 एकड़ में फिल्म सिटी बन रही है, जिस फिल्म सिटी के लोग ड्रग्स स्कैंडल में फंस रहे हैं रोज रोज एक। लेकिन अभी तक योगी जी ने ये नहीं कहा कि इतने सरकारी स्कूल खोल देंगे सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड, और जो यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूल है उनकी हालत आप देख चुके। अब आते हैं कुछ कानूनी पहलू की तरफ कि अभिभावकों के ऊपर कार्रवाई कितनी जल्दी होती है बिना कुछ किए हुए। एक आपको सारे पेपर मुहैया कराए जाएंगे। एक 4 जुलाई का प्रमुख सचिव का आदेश था कि कोई भी स्कूल अगर फीस जमा पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो ना तो किसी बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद करेगा और ना ही किसी बच्चे का नाम काटेगा। जब हमने पहले क्रमिक भूख हड़ताल की थी तो सिटी मजिस्ट्रेट सर ने ये कहा था कि हम इसको सॉल्व कराएंगे। मीटिंग रखी गई, हम लोग गए, हम लोगों से पहले ही सिटी मजिस्ट्रेट सर के सामने फेडरेशन के लोग बैठे और स्पेशल एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि आप इनसे डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, कहीं भाई हम उन्हें मार ना दे, हम तो आतंकवादी लोग हैं। हमने उनकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी अपनी मेहनत का पैसा कमा कमा के पिछले 10 सालों से, और हम उनसे बात नहीं कर सकते। उनसे तो सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम ही बात करेंगे बंद कमरों में। हो सकता है बड़े बड़े सूटकेस वहीं एक्सचेंज होते हैं, अभिभावकों से तो बात करने का शौक है नहीं उन्हें। तो उन्होंने उस 4 जुलाई के आदेश को डिस्कस किया और फेडरेशन के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया वहां कि इस आदेश को पूर्णतः गाजियाबाद के सारे स्कूल पास फॉलो करेंगे। अब उस आदेश में एक लाइन ये लिखी है कि जो अभिभावक फीस देने में असक्षम हैं, पहली बात तो हमें ये समझ नहीं आती कि यूपी गवर्नमेंट के लिए सक्षम और असक्षम की परिभाषा क्या है, लेकिन चलो जो भी आप लिख रहे हो, जितनी भी आपने पढ़ाई की हुई है, आप जो लिख रहे हो उसके हिसाब से जो अभिभावक असक्षम है वो अपनी स्थिति बताते हुए एक प्रार्थना पत्र स्कूल को देंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर मेरी दुकान बंद है तो मैं उसमें लिख दूं
कि प्रधानाचार्य महोदय पिछले 4 महीने में कोरोना काल में मेरी दुकान पे कमाई नहीं हो रही, इसलिए मैं फीस देने में असक्षम हूँ, आप मेरे बच्चे की फीस माफ करने की कृपा करें। जिसकी नौकरी चली गई है वो लिख दे कि भाई मेरी नौकरी छूट गई है इसलिए मैं नहीं दे। जिसकी तनख्वाह कम मिल रही है वो ये कहते मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। हम सब जानते हैं कि एनसीआर में हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कमा रहे हैं, और कहाँ जा रहा है वो कमाई, या तो बच्चों की फीस में जा रहा है, या इसको अपने फ्लैट की ईएमआई में जा रहा है, या बुजुर्गों की दवाई में जा रहा है।